नमस्कार। तो आइए अब आगे क्लास से बढ़ते हुए अब एक्ट पे आगे के सेक्शंस पे एक नज़र डालते हैं। हमने इसके पहले सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 या इसको इस पे सेक्शन 4 पे चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 4 यही कहता है कि ये जो कोल माइंस प्रोविडेंट फंड स्कीम है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत एक रिकॉग्नाइज्ड स्कीम है और इसकी जो चर्चा की गई है वो फोर्थ शेड्यूल के पार्ट ए, एक्ट के फोर्थ शेड्यूल के पार्ट ए में इसकी चर्चा है। तो ये बेहद समझ लें कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सीएमपीएफ स्कीम एक रिकॉग्नाइज्ड स्कीम है। अब आगे पढ़ते हैं सेक्शन 5। ये क्या बात कर रहा है? कोल माइंस बोनस स्कीम की। इसमें कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एक स्कीम की निर्माण करेगी जो एम्प्लॉयज़ को बोनस दिए जाने के संबंधित इस योजना का पूरा वृत्तांत होगा, परंतु अभी ये स्कीम चालू नहीं है और हम इस सीएमपीएफ की तरफ से बोनस स्कीम अभी ये प्रचलन में नहीं है। उसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या बात करता है? सेक्शन सी बात करता है कि जो भी स्कीम में अमेंडमेंट्स होंगे या जो भी स्कीम्स के पाराज होंगे, जो भी स्कीम में सुधार होगा, तो उसका इफेक्ट जो होगा वो प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो इस स्कीम की मांग क्या है या स्कीम क्या उसमें चाहती है। वो बात कर रहा है सेक्शन सी 6। अब आते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम। ये कहता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम कौन करेगी? तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम जब भी होगा तो वो पार्लियामेंट के तहत ही होगा। और 7A कहता है कि जो भी स्कीम में सुधार होगा उसको पार्लियामेंट में ले करना आवश्यक है। इसका मतलब कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी स्कीम बनी है वो पार्लियामेंट के अंदर ले हो चुकी है, चाहे हम बात करें प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम, डिपॉजिटरी इंश्योरेंस स्कीम या बोनस स्कीम की। ये सारे पार्लियामेंट द्वारा पास किए हुए हैं। उसके बाद अब ये बात करता है, अब इसी में एक बात करता है कि जो मनी जो एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन के एवज में जो इस फंड सीएमपीएफ फंड के या सीएमपीएस के अंतर्गत आती है उसको डिटरमाइन कौन करेगा? तो उसकी बात करता है सेक्शन 7B। वो क्या बोलता है कि ये जो भी डिटर्मिनेशन है ये डिटर्मिनेशन करेंगे तो या तो सीएमपीएफ कमिश्नर या उनके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर ही इसकी चर्चा करेंगे। इसमें एक बात और कही गई है कि इसके अंतर्गत अगर वो चाहें तो क्या सूट कर सकते हैं? तो हाँ, वो सूट कर सकते हैं। वो क्या सूट के अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं? तो वो सूट के अंतर्गत ये कर सकते हैं, वो सबके अटेंडेंस की एग्जामिनेशन कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वो मांग सकते हैं और ये किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। पर हाँ, इसमें ये ध्यान देनी बात है कि जो भी मांग की जाएगी उसके लिए जिसके खिलाफ ये मामला चलेगा उसको रिप्रेजेंट करने का मौका जरूर दिया जाना है। तो ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, इसकी चर्चा की गई है सेक्शन 7 के बी में और इसमें ये बताया गया है कि कमिश्नर ही डिटरमाइन कर सकता है या उनके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर इसकी बात कर सकते हैं। वो सूट कर सकते हैं, सूट के अंदर वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं अटेंडेंस का, रिकवरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं और ये किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होगा, बशर्ते अगर वो एक मौका देते हैं लोगों को। अब आते हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट। ये क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट सेक्शन 8(1). ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी कोर्ट में ये डिक्री या ऑर्डर होता है जिसमें उस मेंबर के खिलाफ कोई डेब्ट या लायबिलिटी के खिलाफ कोई अगर चैलेंज हो जाता है तो उसकी जो भरपाई उसके प्रोविडेंट फंड से नहीं की जा सकती।
इसकी बात क्लियरली कही गई है कि किसी भी डिक्री या ऑर्डर जो मेंबर के डेट या लायबिलिटी के अंतर्गत होती है, उसको प्रूडेंट फंड स्कीम में जो उसके पैसे जमे हैं उसको नहीं जोड़ा जा सकता। यही बात सेक्शन 2 में भी कही गई है और सेक्शन 2 में सेक्शन 8(1) में कहा गया है ऐसे लाइव मेंबर्स जिसके खिलाफ मामले चल रहे हों और डेब्ट लायबिलिटी पे अगर कोई ऑर्डर भी हुआ हो तो उसकी मनी को जो उसका लायबिलिटी बन रही है अलग से उसको प्रोविडेंट फंड के अमाउंट के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। और इन केस ऑफ डेथ 8(2) में इन केस ऑफ डेथ ऑफ दैट मेंबर ऑल्सो अगर कोई ऐसा डिक्री होता है तो भी वो उसके विधवा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। और सेक्शन 8 का जो 3 है सब सेक्शन जिसको बोलते हैं वो कहता है कि ये दोनों बातें कोल माइंस पेंशन स्कीम के लिए भी लागू होती है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि सेक्शन 8 में जो कह रहा है कि कोई भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट, इट मीन्स कि कोल माइन प्रोविडेंट फंड के जो अमाउंट उसके पास किसी मेंबर का बचा है तो वो एक सुरक्षित है और उसको किसी भी अन्य चीज़ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में पेनाल्टी की चर्चा है। जो सेक्शन 9(1) जिसको कहे, सेक्शन 9(1) जिसको कहे, उसमें पेनाल्टी की चर्चा। पेनाल्टी मतलब क्या है? पेनाल्टी किस केस में? पेनाल्टी तो 9(a) कहता है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस हैं अगर उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं, कंट्रावीन्स against any provision contravenes on the provisions of this act, in case of contravenes of the provisions of this act, तो क्या क्या सजा हम ले सकते हैं। तो इसके लिए पेनल्टी में प्रथम है कि अगर आप इसके प्रोविजंस को किसी भी प्रोविजंस को कंट्रावीन करते हैं तो आपको 6 महीने की सजा या 1000 रुपया या दोनों। तो ये ध्यान रखने की बात है कि सेक्शन 9(1) का ए कहता है कि आपको 6 महीने की सजा या 1000 रुपये या दोनों मिल सकती है। सेक्शन 9 का जो सब सेक्शन है, 9(1) का जो सब सेक्शन है बी, वो क्या कहता है कि अगर आप इसी जो सजा हुई है ऐसे सजा फिर वो दोबारा ऐसी सजा करते हैं या दोबारा वो अपने सीएमपी के एक्ट के प्रोविजंस को कंट्रावीन करते हैं तो उनकी सजा हो जाएगी 1 साल और फाइन 2000 रुपया या दोनों। तो सेक्शन 9 जो है वो पेनाल्टी की बात करता है। पेनाल्टी किस लिए करता है? क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोविजंस जो इस एक्ट के प्रोविजंस हैं अगर उसके एक्ट के प्रोविजंस को कोई कंट्रावीन करता है तो उसके लिए 2 बनाए गए हैं। उसमें 1(a) में कहता है कि 6 महीने नहीं तो 1000 रुपया या दोनों सजा आपको हो सकती है। और बी कहता है कि आपको अगर ऐसे सजे वाले ऐसे जिनको पहले भी सज़ा मिल चुकी है इस एक्ट के वायोलेशन के लिए तो उनको ये डबल हो जाएगी, उनका हो जाएगा उनको 1 साल सज़ा या 2000 रुपये या दोनों। तो आज हम सेक्शन 9 तक ही अभी इसकी चर्चा करते हैं, फिर हम इसको आगे के सेक्शन साथ मिलते हैं। धन्यवाद।